नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगा दी गई है। यह बैठक 3 बजे से केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई। इस बार बीजेपी ने तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे को तवज्जो दी है। वो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने मीडिया से कहा कि बैठक में किसी दूसरे नाम की चर्चा नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से इस बात पर मुहर लगा दी गई। नाम की घोषणा होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता, एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे को राज्य की सेवा के लिए चुना है। हम लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। हम कम समय में लोगों की सेवा करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी अब नया युवा चेहरा होने वाले हैं और उत्तराखंड में अब धामी राज की शुरुआत होने वाली है। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है और कल राज्य के नए सीएम के तौर पर वो शपथ लेंगे। तो लगातार जिस तरह से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी के हाथ में अब उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यही देखने लायक होगी कि आखिर इनके कंधों पर कौन कौन सी नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। क्या वो उन सारी शिकायतों को दूर कर पाएंगे जिन शिकायतों की बात अक्सर कही जा रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि 45 साल के जो धामी हैं उनके हाथ में बागडोर देने से जो युवा हैं वो पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही युवा कार्यकर्ताओं के बीच में धामी की अच्छी पकड़ है और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के काफी करीबी माने जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये भी समझनी बहुत जरूरी है कि पुष्कर सिंह धामी को चुनने के पीछे की वजह यह है कि वो युवा मोर्चा के बीच में काफी लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, जो युवा हैं पूरे प्रदेश के, उनमें अच्छी पैठ है इनकी, काफी पसंद किए जाते हैं। इसलिए कोशिश ये की गई है कि युवा चेहरे को यहां पर तवज्जो दी जाए और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो मैनेजमेंट इनका अच्छा माना जाता है, इसलिए दांव यहां पर बीजेपी ने खेला है। और जो सबसे जरूरी बात यह रही कि तीरथ सिंह रावत जिस तरह से मुख्यमंत्री अचानक बनाए गए, 10 मार्च को उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, 10 सितंबर तक का उनके पास समय था और उन्होंने खुद ये बात सामने रख गई थी कि अगर 2 महीने में मैं विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो वैसे भी मुख्यमंत्री पद से उनको हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद से अगर वो हटते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी किरकिरी होती सरकार की, इसलिए पहले ही संगठन ने फैसला ले लिया, उनसे इस्तीफा लिया गया और एक नए चेहरे को जिम्मेदारी दी गई ताकि कम से कम 6 मिनट, जो 6 महीने का वक्त था वो यहां पर मिल जाए। और 6 महीने के वक्त के दौरान सरकार में जो शिकायतें हैं, सरकार के बीच में जो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, उस तालमेल को भी बनाया जाएगा। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये भी देखने वाली बात होगी कि तालमेल को बनाने के चक्कर में जो बड़े नेता हैं कहीं वो छिटक ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो पार्टी में थे और लगातार वो उम्मीद लगा रहे थे कल से ही। उनको ये था कि तीरथ सिंह रावत के बाद जिम्मेदारी या कमान उनके हाथों पे आएगी, लेकिन उनके हाथ में कमान ना दे के पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान देने का भी कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इस पर भी आज हम मंथन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। हमारे साथ शादाब शम्स होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, सूर्यकांत धस्माना होंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और तपन भारती होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े होंगे। तो तपन भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। तपन जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे पहाड़ प्रदेश में ये किस तरह से लगातार करवटें ली जा रही हैं, क्योंकि एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री, क्या इससे पार्टी को कोई नुकसान होगा या इससे पार्टी को आगे जो 6 महीने मिलने वाली हैं उसमें कोई फायदा हो सकता है? देखिए, ये विडंबना है बीजेपी के लिए। जिस राज्य में चुनाव स्तर पर है वहां पर परिवर्तन करने का मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ मजबूरियां होंगी, जिसके कारण 2 बातें हैं। एक तो जो आप सामने जो खबरों में देख रहे हैं वो उसके पीछे कुछ और होता है। खास करके बीजेपी अंदर की बातें जल्दी बताती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि संवैधानिक संकट का जो बहाना बनाया गया कि चुनाव आयोग शायद चुनाव कराने की स्थिति में नहीं था, ऐसा मुझे लगता है कि यह गलत बयानी है। और 2 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी थी। मुझे लगता है कि तीरथ स्वयं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनके सामने दुविधा थी, चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। दूसरा एक जो मुझे लगता है कि पौड़ी गढ़वाल के वो लोकसभा सांसद की सीट पर बने हुए थे, वहां से इस्तीफा नहीं दिया था। बीजेपी को ये भय था कि कुछ
महीनों से यूपी, उत्तराखंड और कुछ राज्यों में जो बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही थी, कहीं पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा लोकसभा का उपचुनाव हुआ, यदि इससे हार हो गई बीजेपी की तो फिर ये एक आलोचना का विषय बनेगा और इससे बचने के लिए भी शायद ये तरीका निकाला गया। और जो चयन हुआ है नए मुख्यमंत्री का, धानी का, ये भी बीजेपी में ऐसा होता रहता है कि बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से जो राज्य में कभी मंत्री नहीं रहे, न किसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे। हाँ, एक अनुभव उनके साथ है कि जब मुख्यमंत्री कोश्यारी थे, जो आजकल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनके सलाहकार हुआ करते थे, उनका है। दूसरा है कि वो एक छवि अच्छी है, उनके ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं दिखता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका एक तजुर्बा है। बताते हैं उत्तराखंड के लोग कि वो दौरा बहुत करते थे, राज्य का लोगों से मिलते थे और उनकी बात करने की शैली बहुत अच्छी है। तो शायद इन्हीं कारणों से हो सकता है कि भाजपा हाईकमान ने उनका चयन किया होगा। एक प्रयोग है, कोशिश की गई है। यूपी और उत्तराखंड में ये भी देखा गया है कि एक बार मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाती है सरकार, तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी को शायद दोबारा मौका मिले ना मिले। लेकिन चलिए, एक राजनीतिक दांव खेलने का प्रयास किया बीजेपी ने, उसका परिणाम तो मार्च अप्रैल में हमें दिखाई पड़ जाएगा। और यही 6 महीना इनको मौका मिला है नए मुख्यमंत्री धानी को कि इसमें चुनाव के परिप्रेक्ष्य में या आम जनता को लुभाने के लिए काम करें। तो दो बड़ा संकट, चुनौती उनके सामने है। एक तो बेरोजगारी दर 1% से बढ़कर 11% पहुंच गई है उत्तराखंड में। ये इन समस्याओं पर उनको मुकाबला करना होगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तराखंड को बड़ा कमजोर माना जाता है, इसमें सुधार करने के लिए वो क्या प्रयास करते हैं। रोड स्ट्रक्चर को, आधारभूत ढांचा को भी ठीक करने की उनके सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो चीन और नेपाल से लगा हुआ राज्य है, तो इसके नाते वो बड़ा संवेदनशील राज्य माना जाता है। ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन कहीं न कहीं अमित शाह का ये चयन दिखाई पड़ता है। अमित शाह का चयन कितना सफल होगा, आने वाले कुछ महीनों में साफ तस्वीर हो जाएगी। बहरहाल उनकी माँ और उनकी पत्नी खुश बताई जा रही हैं। ठीक, हमारे साथ शादाब शम्स भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शादाब जी प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से अचानक सत्ता में परिवर्तन हुआ, इसकी अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कि शायद सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इतनी तेजी के साथ होगा या इस तरह से एक युवा चेहरे को यहां पर मौका दिया जाएगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। बार बार तमाम नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन खैर वो आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। क्या ये बहुत जरूरी था? और विकल्प देखिए, सल्ट विधानसभा की बार बार बात की जा रही है कि सल्ट विधानसभा में उपचुनाव जब हुए थे तब इनके पास मौका था, वहां पर फाइट कर सकते थे, लेकिन वहां पर फाइट नहीं की। इन चीजों को आप फिर जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, जब सल्ट विधानसभा का चुनाव था तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की कोरोना से ग्रसित थे और तबीयत खराब थी, उनकी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव थी। ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार ये अलाउ करेगा कि वो चुनाव में जाए या इलेक्शन में जाए। दूसरी बात, हम ये कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि चुनाव नहीं हो सकता है, संवैधानिक संकट है। आज हो गया तो अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस की। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि अब युवा मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आती है जब आप बार बार नेतृत्व परिवर्तन करते हैं, लेकिन इसीलिए एक युवा मुख्यमंत्री के ऊपर दांव खेला गया है कि युवा हैं, युवा मोर्चा का एक्सपीरियंस है। जैसे अभी बताया कि वो माननीय कोश्यारी जी के सलाहकार रहे थे और राजनीति को बड़ी बारीकी से जानते हैं, संगठन में अलग अलग पदों पे रहे, संगठन की बारीकी को समझते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं। और जिस तरह से आज ऊर्जा का संचार हुआ पुष्कर सिंह धामी जी के बनने के बाद, वो अपने आप में बताता है कि अब युवा जो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान लग रहा है। और जिस तरह से जश्न हुआ आज प्रदेश कार्यालय में, वो बताता है कि अब युवा बहुत दमदार लड़ाई कांग्रेस के साथ लड़ेगा और इस बार हम कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे। प्रदेश में आप देखेंगे कि न कुमाऊं में न गढ़वाल में कांग्रेस के लिए लाले पड़ जाएंगे कि उनका खाता कौन सी सीट से खुले।
विपक्ष का लेकिन दावा यहाँ पर कुछ और भी है। विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि चलिए ठीक है, सल्ट विधानसभा को भी अगर हम छोड़ देते हैं तो गंगोत्री और हल्द्वानी का ऑप्शन अभी भी आपके पास था, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया, आपने इतनी तेजी के साथ आपने फैसला लिया। कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि अगर इन 2 विधानसभा सीटों में फाइट की जाती है या उसमें एक प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं तीरथ सिंह रावत, तो वहां पर जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना मजबूत जनाधार नहीं है। इस तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से आपके ऊपर लगाए जाने लगे। देखिए, एक कहावत के साथ समझाता हूँ। एक जगह कुछ भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के नाक काट दिए गए, तो रोड के किनारे बैठे थे तो जर्नल लोग सामने से नॉर्मल लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा भी देख के हमें कहेंगे हमारे नाक कटे हुए हैं तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ कितने लंबे लंबे नाक, कितने लंबे लंबे नाक। तो वो वाला हाल कांग्रेस कर रही है, जिसके घर में डिसीजन टेकिंग पावर नहीं है। 10 लोगों में नेता प्रतिपक्ष का 3 दिन तक सिर्फ टवल होता रहा, 8 दावेदार 10 विधायकों में, और नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया। वो मामला हाईकमान को गया, हाईकमान इतना निकम्मा कि आज तक हाईकमान चयन नहीं कर पाया। क्या कांग्रेस, इसलिए ये दिक्कत आ रही है कांग्रेस को, वो कह रही है कि इन्होंने कितनी जल्दी कितना बड़ा डिसीजन ले लिया। अरे दम है राजनीति में, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती उसमें उसे राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे नेतृत्व में दम है, और इससे मेरे नेतृत्व ने तय किया कि अब पुष्कर धामी हमारे विधायक दल के नेता होंगे, और मुझे उम्मीद है कल शपथ लेने के बाद वो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर काम करेंगे, और उनके नेतृत्व में हम जीतेंगे भी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के सामने अभी बड़ी विडंबना खड़ी है। उनके 11वें विधायक जो प्रीतम सिंह है, वो सुना है उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, तो अब अध्यक्ष कौन है? तो निपटाने और निपटने की राजनीति वहां चल रही है। यहाँ तो जो निर्णय होता है सारे विधायक बिना किसी विरोध के चुपचाप से उसे एक्सेप्ट करते हैं। और आज ये जीता जागता सबूत हमने देखा कि जिस तरह से विधानमंडल दल की बैठक में मौजूदा तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे पूर्व हो गए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, उनसे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल जी महाराज, सबने नाम का प्रस्ताव किया, और प्रदेश अध्यक्ष ने उसका समर्थन करते हुए जिस तरह से लाइन आगे बढ़ी, ये बताता है कि अगर मजबूत नेतृत्व आपके पास हो तो आपके यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये कांग्रेस नहीं समझेगी, क्योंकि ना उनके पास चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, न संगठन है, न संगठन के नाम पे अनुशासन है। तो उन्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है, बस चल रहा है जैसा चल रहा है, राम भरोसे। तो एक प्रश्न यहाँ पर आपसे ये भी है कि अगर पुष्कर सिंह धामी अब मुख्यमंत्री बने हैं तो ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होगा पार्टी के अंदर या राज्य के अंदर या आपके प्रशासन के स्तर पर, जिससे कि एक आमूलचूल परिवर्तन जनता महसूस कर पाएगी? और वो तीरथ सिंह के टाइम पे नहीं हो पाया, त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे नहीं हो पाया, वो बड़ा परिवर्तन किस तरह का संभावी है? देखिए, मुझे लगता है कि हम यंगिस्तान में जी रहे हैं, और यंगिस्तान में उत्तराखंड को लीड कराना है तो उत्तराखंड की कमान यंग लोगों के हाथ में होगी। तो उत्तराखंड के अंदर क्षमताएं हैं, हमारे युवाओं में क्षमताएं हैं, हम तेजी से दौड़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस युवा मुख्यमंत्री के हाथ में ये मौका दिया है, उस युवा के पीछे एक बहुत बड़े उत्तराखंड के युवाओं की उम्मीद टिकी है, और मुझे लगता है उस उम्मीदों पे हमारे आने वाले मुख्यमंत्री खरे उतरेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भरोसा उनके आने से जगह है, उस भरोसे को पंख मिलेंगे, और एक ऐतिहासिक कार्य, चाहे वो युवाओं की रोजगार का विषय हो, नौकरियों का विषय हो, कम से कम उसमें एक युवा दूसरे युवाओं की मदद करता हुआ दिखाई देगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला वक्त युवाओं का है, और इसलिए युवा मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे वो पुष्कर सिंह धामी एक नया आयाम को छुएंगे, और इस बार 60 पार का जो लक्ष्य संगठन ने रखा है, हम उसे हंसते हंसते अचीव करेंगे। बिल्कुल। तपन भारती जी, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात रखिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके सामने बहुत कम समय है, 6 महीने का वक्त शायद उनको मिल पाएगा। आचार संहिता लागू होने के पहले 5 या 6 महीने, इसी वक्त में उनको सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी संकट का सामना करना है कि बेरोजगारी संकट को दूर करने के लिए वो क्या क्या कदम उठाते हैं। उनके निवर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं जाते जाते बोल गए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बहालियां होंगी, नियुक्तियां होंगी, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी नए मुख्यमंत्री की होगी। वो किस हद तक सफल होते हैं, उनको बजटरी सपोर्ट कितना मिलता है, क्योंकि सरकार के सामने कोरोना काल में कई राज्यों में टैक्स कलेक्शन का भी एक संकट है। उत्तराखंड में जो तीर्थ यात्राओं से जो आमदनी होती थी, जो जीएसटी में बहुत सारे इस तरह के टैक्सेस आते थे, उनमें कमियां आई हैं। वो उसकी भरपाई वो कैसे कर पाएंगे, वो देखने की बात है।
दूसरा है कि कांग्रेस लगातार हमला कर रही है, कांग्रेस के हमलों का जवाब कितना दे पाएगी। बीजेपी समझ रही है कि बीजेपी कांग्रेस सक्रिय नहीं है तो शायद उनकी गलती है। तो मैं देख रहा हूँ कि हरीश सिंह रावत से लेके बहुत सारे नेता लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और ये बातें आम जनता तक भी पहुंच रही है। और ऐसा देखा गया है कि कभी वहाँ बीजेपी का शासन तो कभी कांग्रेस का शासन रहता है। ऐसा हो सकता है कि ये इन हालात में अच्छा, दूसरा एक और अजीब सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी राजपूत हैं और धानी जी भी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो भी संयोग से राजपूत हैं। इन दो राज्यों में राजपूत मुख्यमंत्री होने को लेकर विपक्षी दल भी इसको मुद्दा बनाएगा कि आपने पिछड़ा वर्ग में या अन्य वर्ग को मौका कहाँ दिया। आपने तो दोनों राज्यों में उच्च जाति के राजपूतों को शासन करने का मौका दिया। ये एक बीजेपी के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि विपक्ष जब आवाज उठाएगी, बीएसपी भी इस मुद्दे को उठाएगी, कांग्रेस भी उठाएगी, तब आप जवाब क्या देंगे। बहरहाल एक अच्छी छवि जरूर है, उनके ऊपर कोई किसी तरह का दाग नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मंत्री और सरकार में न रहने का जो अनुभव नहीं है, यह भी एक मुश्किल भरा बात है। कभी कभी बताया जाता है कि इन्होंने भी कुछ इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन इनके पास में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजय भट्ट इनके पास अच्छे नेता थे, किशन सिंह चौफाल भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी एक अच्छे नेता माने जाते हैं। वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी छोड़ दिया गया। ऐसे बहुत सारे, अजय भट्ट को तो इसलिए छोड़ दिया गया होगा कि लोकसभा के सदस्य हैं। बीजेपी के सामने ये प्रश्न चिन्ह था कि उनको दोबारा कैसे एमएलए के लिए खड़ा किया जाए। जिस नाम पर इनकी विदाई हो रही है तीरथ जी की, उसी नाम पर अजय भट्ट को नहीं लाना। मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपरी तौर पर बयान तो बहुत अच्छे ढंग से सभी दे रहे हैं बीजेपी में, ये हाईकमान ने बहुत अच्छा चयन किया है और जनता में एक अच्छा मैसेज आएगा, लेकिन उसको वोट बैंक में कैसे तब्दील करेंगे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है नए मुख्यमंत्री के सामने। वो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। योगी जी का भी डाउनफॉल देखा गया था कोरोना काल में कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोर होने के कारण बहुत सारे लोगों के मरने और अस्पतालों की शिकायत आने के बाद उन्होंने पूरे राज्य का दौरा करके अपनी छवि को ठीक करने का एक भरपूर प्रयास किया। माना जा रहा है कि उनकी छवि में वो सुधार हुआ है। तो नए मुख्यमंत्री को तो इस तरह का तजुर्बा नहीं, मौका नहीं, एक चैलेंज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। और मैं बीजेपी को दाद देता हूं कि बीजेपी हमेशा एक नया प्रयोग करती है। ये नया प्रयोग कितना सफल होगा आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। उत्तराखंड में एक नई प्रयोगशाला के तौर पर मैं मानता हूं ये मुख्यमंत्री को लाया गया है और आने वाले वर्षों में देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका कितना लाभ इनको मिलता है। शादाब जी, दो महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने यहाँ पर उठाए। पहला प्रश्न इन्होंने ये उठाया कि जिस तरह से राजपूत का चयन बार बार किया जा रहा है कि क्या इसके पीछे जाति समीकरण साधने की आपकी कोशिश है। और जो इन्होंने एक दूसरी बात बोली कि जब वरिष्ठ नेता आपके पास थे तो उनको दरकिनार करते हुए इनको ही आगे क्यों लाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसका एक बड़ा नुकसान हो जाए, वरिष्ठ नेता आपके नाराज हो जाए। देखिए, पहली बात तो जातीय समीकरण मेरी पार्टी में ज्यादा चलते नहीं है और मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये बताऊं मैं आपको कि मोदी जी किस जाति से हैं या हमारे जो केंद्र में कौन कौन से नेता किस जाति से हैं, हमारे राष्ट्रपति किस जाति से हैं, हमारे गवर्नर कहाँ कहाँ किस जाति से। इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये छोटी मानसिकता का सबूत है। हम जानते हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है, सबके बराबर अधिकार पार्टी को जहां जहां आवश्यकता लगती है वहां वहां दिए जाते हैं और सारे समीकरणों को साधा जाता है। तो इसमें दूसरी बात इन्होंने कहा कि बहुत वरिष्ठ नेता हमारे पास मौजूद थे। तो ये किसने, हमने कब कहा कि वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं थे? लेकिन ये तो हम ही तय करेंगे कि हमने कौन से, फुटबॉल का एक गेम होता है, कई बार मेसी को किनारे बिठा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि काका अब नया लड़का है, वो उसको मौका दिया जाए, वो सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा और पता चलता है काका ने 7 गोल मार दिए और मैच वन साइडेड हो गया। तो इट्स डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजी। और मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की है और उस स्ट्रैटेजी में जिस तरह से यूथ का समर्थन हमारे पास आज हमें नजर आ रहा है, अगर पार्टी काश ये बहुत पहले कर लेती तो इसके बहुत बेहतर परिणाम
आज और देखने के लिए मिलते, लेकिन हम अब भी इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम मतलब आप ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री क्या कि तीरथ सिंह रावत को अगर मौका दिया गया था तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हुई है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, पार्टी की एक अलग स्ट्रैटेजी थी, वो भी अच्छा करते, क्योंकि मेरे पूर्व मुख्यमंत्री रविंद्र सिंह रावत ने कहा था कि नया मेरे युवा साथी हैं, छोटे भाई हैं, अनुज है मेरे और ऊर्जावान है। अब तो हमने उत्तराखंड का सबसे युवा मुख्यमंत्री दे दिया है, और युवा मुख्यमंत्री दिया है वो भी जो युवा मोर्चा से आया है। तो सोचिए अब युवाओं की ताकत के सामने कौन सी ताकत टिकेगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं इस बार 60 पार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम इस बार 60 पार जाएंगे। मुझे लगता है कि नया चेहरा, नई ऊर्जा और नए यंगिस्तान को लीड करने का संकल्प लेके उत्तराखंड उठेगा, और जो बात हिमालय से निकलेगी वो कन्याकुमारी तक जाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक नया इतिहास उत्तराखंड में बनेगा। हम तमाम मिथक को तोड़ेंगे और कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे, यह हमारा आप लोगों से वादा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपका भरोसा है ये भरोसा कायम रहे, ये तो हम भी चाहते हैं। लेकिन जब बेरोजगारी की बात होगी, जब महंगाई की बात होगी, तब क्या विपक्ष के सवालों का जवाब आप जनता के सामने दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, आपसे विपक्ष पूछे इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब जनता आपसे प्रश्न पूछेगी तब क्या उसके लिए भी आपने रणनीति बना रखी हो? और ये पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके पास जब पुष्कर सिंह धामी अपना पद संभालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको 5 से 6 महीने का ही वक्त मिलना है। हमारे जो कमिटमेंट हमने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किए थे, हम लगभग 90% कमिटमेंट्स फुलफिल कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान होता है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव में हम आपने कौन सा कमिटमेंट पूरा किया है जी? 90% कमिटमेंट कौन कौन सा पूरा हुआ है? देखिए, हमने कहा था राजधानी गैरसैंण, हमने दे दिया। अस्थायी राजधानी गैरसैंण की हमने कहा था ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देंगे, हमने दिया। हमने कहा कि प्रदेश के अंदर क्राइम फ्री स्टेट होगा, क्राइम फ्री स्टेट रहा। हमने तमाम जो कमिटमेंट, आप हमारा घोषणा पत्र उठाएंगे, हमने किस किस चीज को किस किस लेवल पे कहा था, और जिस कमिटमेंट को जिस तरह से कहा था उस तरह से पूरा किया। राम मंदिर हमारा एक विषय था, वो हमने पूरा किया। पहाड़ों पे जो जाल है रोड्स का, वो हमने बिछाया। पहाड़ पे ट्रेन चढ़ाने की बात की थी, हमने चढ़ाने का काम कर दिया है। लगभग काफी स्टेशन तैयार हो गए हैं। बहुत जल्द मैं उम्मीद है कि काफी ऊपर तक हम अभी पहुंचने के लिए तैयार हैं। उसी प्रकार केदारपुरी का नया निर्माण हुआ है। अगर आप देखें, रोपवेज बन रहे हैं। हर न्यू स्टेट, न्यू डिस्ट्रिक्ट, न्यू डेस्टिनेशन, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक नया डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्पॉट के लिए, तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए। इन्वेस्टर समिट, इंडस्ट्रियल समिट, दुनिया भर के काम किए। हम ये कह सकते हैं, चाहे केंद्र के तमाम जो ऑफिसेज हैं बड़े, उन्हें स्टेट में लाना हो, चाहे वो अलग अलग विभागों के, बहुत काम किया है। मैं कह रहा हूं कि शायद एक छोटी सी डिबेट में इतना कुछ समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, और ऐतिहासिक जीत मुझे उम्मीद है कि पहाड़ के लोग, जो आज तक उन्होंने हमें किसी उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में जिस तरह के ऐतिहासिक मैंडेट हमें दिया है, उसी तरह का मैंडेट हमें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा, और एक बहुत बड़ी जीत उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए तपन जी। देखिए, जिस पहाड़ में नौजवान फौज में जाना पसंद करते थे, वहाँ कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में उनके जाने के चांसेस पहले से कोस्ट गार्ड का एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे खोल दिया है सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखिए, नहीं ना, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। जो मैं पहाड़ में मैं जाता रहता हूँ, वहाँ लोगों को टटोलता हूँ, वहाँ बहुत हद तक जो नाराजगी और जो कष्ट है लोगों को, वो है कि बेरोजगारी के मामले में सरकार उतना सफल नहीं हो पाई है जितनी अपेक्षा थी, जिस तरह के वायदे बीजेपी ने किए थे। दूसरा, बयानबाजी जो मुख्यमंत्री की ओर से जो आता है, उसमें कई विवादित बयान है। आप लोगों को बहुत सारे विवादित बयान याद होंगे। उन बयानों से भी सरकार को या मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचता है। आप कितनी बार गलत बयानी के कारण आप अपने को जिम्मेदार ठहराएंगे? तीरथ जी का भी बयान कई बार विवादित रहा है, और इस तरह के बयान को लेकर जो पार्टी को नुकसान होता है, वो लॉन्ग टर्म में जब इलेक्शन के समय जब वोटिंग होती है और जब उसकी काउंटिंग होती है, तब पता चलता है कि जनता तो चुपचाप सुन रही थी, और वो अपनी प्रतिक्रिया उसने वोट बैंक के समय में बता दिया कि आपने जो बयानबाजी किया था वो हमें पसंद नहीं था। ये 2-3 बातें ऐसी हैं। तीसरा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जनता के सामने खुलकर कीजिए। ये जब महामारी
चारों तरफ फैला तो उत्तराखंड भी बचा नहीं, और कुंभ के मेले के दौरान तो चरम सीमा पर था। हाँ। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से प्रभावित हुआ कि गंगा में लाशें बहानी पड़ी। मैं इस विवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। कुल मिलाकर मैंने ये पाया कि लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत नाराज थे। ठीक है तपन जी, तो नए मुख्यमंत्री जो हैं किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। आम जनता चाहती है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार मजबूती के सामने आए। क्या 6 महीना में ये वो भरपाई कर पाएंगे, देखने की बात है। ठीक ठीक, तो ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण यहाँ पर रहा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने निश्चित रूप से चुनौतियों की भी बात की, अवसरों की भी बात की। बीजेपी का कहना है कि इससे बहुत सारी चीजें मैनेज होंगी। हालांकि तपन जी ने यहाँ पर उन चुनौतियों को गिना दिया है जो 6 महीने में यहाँ पर धामी जी को फेस करनी है, उनसे लड़ना है और जनता के मन में विश्वास पैदा करना है कि फिर से उनको बीजेपी को ही चुनना है। लगातार आप भी जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ, और लगातार उत्तराखंड की सियासत में अगर कोई फेरबदल होता है, कोई भी बड़ा अपडेट आता है, आपको प्राइम न्यूज सबसे पहले अपडेट करने वाला है। नमस्कार।